हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 हिस्ट्री बुक के 4th चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स कल्चरल डेवलपमेंट्स। सो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के नेम के थ्रू समझते हैं कि आखिर आप लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो। सो इस चैप्टर में आप लोग इम्पॉर्टेंट थिंकर्स के बारे में पढ़ने वाले हो, जैसे कि लॉर्ड महावीरा एंड गौतम बुद्ध। साथ ही साथ इस चैप्टर में आप लोग इन इम्पॉर्टेंट थिंकर्स द्वारा जो बिलीफ को डेवलप किया गया था, दैट इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। सो आप लोग इस चैप्टर में जैनिज्म एंड बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में पढ़ने वाले हो। साथ ही साथ आप लोग इस चैप्टर में बुद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ने वाले हो। सो इस चैप्टर में बेसिकली आप लोग हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हो। एंड इस चैप्टर का भी टाइम पीरियड है फ्रॉम 6th सेंचुरी BCE टू 6th सेंचुरी CE। सो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2nd एंड चैप्टर नंबर 3rd में भी इसी टाइम पीरियड के बीच के हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। सो बेसिकली हमने चैप्टर नंबर 2nd में हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अर्ली स्टेट एंड अर्ली इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था, एंड हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3rd में हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अर्ली सोसाइटी के बारे में जाना था। सो ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, सो इस चैप्टर में हम लोग इस टाइम पीरियड के बीच के कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो चैप्टर नंबर 2nd, 3rd एंड 4th तीनों ही चैप्टर में सेम टाइम पीरियड के बारे में बता रखा है, सेम टाइम पीरियड की हिस्ट्री के बारे में हमें बता रखा है। बट 2nd चैप्टर में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, 3rd चैप्टर में हम लोगों ने सोसाइटी के बारे में जाना, एंड 4th चैप्टर में हम लोग कल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो इसीलिए 6th सेंचुरी BC को एक मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है हमारे इंडियन अर्ली हिस्ट्री में, क्योंकि 6th सेंचुरी BC के बाद से ही हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलता है, चाहे हम इकोनॉमी की बात करें, सोसाइटी की बात करें या फिर कल्चर की बात करें। सो इसीलिए 6th सेंचुरी BC एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है हमारे इंडियन अर्ली हिस्ट्री में। सो नाउ अब हम लोग चैप्टर को डिटेल वे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। सो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी हमें यही बता रखा है कि आखिर हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। सो इस चैप्टर में हम लोग इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर्स के बारे में, यानी कि इम्पॉर्टेंट थिंकर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड इन इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर्स द्वारा जो अटेम्प्ट किया गया था टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, यानी कि ये जो वर्ल्ड है, जिस वर्ल्ड में ये लोग इनहैबिट करते थे, ये लोग निवास करते थे, सो इस वर्ल्ड को समझने के लिए उनके द्वारा जो अटेम्प्ट किया गया था, जो प्रयास किया गया था, सो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग इस चैप्टर में ये सारे जो इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर्स है, सो उनके जितने भी आइडियाज़ है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो इन इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर्स के जो आइडियाज़ है उसको ऑरल एंड रिटन टेक्स्ट के रूप में कंपाइल किया गया है, यानी कि कंपोज किया गया है। यानी कि ये सारे जो इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर्स थे, इनके जितने भी आइडियाज़ थे, इनके जो बिलीफ थे, सो उसको ऑरली भी ट्रांसमिट किया गया है और साथ ही साथ टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा भी गया है। एंड इसके अलावा उनके आइडियाज़ को आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के रूप में भी एक्सप्रेस किया गया है। सो आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? सो किसी भी बिल्डिंग या फिर स्ट्रक्चर को ही आर्किटेक्चर कहा जाता है, एंड स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति। सो बेसिकली ये सारे जो इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स थे, यानी कि जो लॉर्ड महावीरा एंड जो गौतम बुद्ध थे, सो उनके जो आइडियाज़ थे उसको ऑरली भी ट्रांसमिट किया गया था और साथ ही साथ टेक्स्ट में लिखा भी गया था। एंड इसके अलावा इन दोनों ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर के आइडियाज़ को आर्किटेक्चर के रूप में, यानी कि बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करके और साथ ही साथ स्कल्पचर यानी कि मूर्तियों के फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया गया था। सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें क्या इंडिकेट करती है, वो हमें क्या बताती है कि ये जो इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर्स थे, सो इनका लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, इनका लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तभी लोगों ने इनके आइडियाज़ को टेक्स्ट में लिखा, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के रूप में एक्सप्रेस किया। सो इस चैप्टर में मेनली बुद्धिज्म रिलीजन के ऊपर ही फोकस किया गया है, बट बुद्धिज्म रिलीजन के साथ साथ हमारे लिए इस चीज़ को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो टाइम पीरियड था फ्रॉम 6th सेंचुरी BC टू 6th सेंचुरी CE, सो इस टाइम पीरियड में बुद्धिज्म रिलीजन या फिर बुद्धिज्म का जो ट्रेडिशन था वो एक इकलौता ट्रेडिशन नहीं था, वो एक इकलौता रिलीजन नहीं था जो कि डेवलप हुआ था, बल्कि इसके अलावा और भी कई सारे ट्रेडिशन थे जो कि इस टाइम पीरियड में डेवलप हुए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैनिज्म। सो इस चैप्टर में हम लोग बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में तो पढ़ेंगे ही, बट बुद्धिज्म रिलीजन के साथ साथ हम लोग इस चैप्टर में जैनिज्म रिलीजन के बारे में और साथ ही साथ दूसरे ट्रेडिशन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं।
ना नेक्स्ट हमें इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में बता रखा है, यानी कि इस चैप्टर में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया गया है सो उसका इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, या फिर इस चैप्टर में हम लोग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म रिलीजन के बारे में जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं सो आखिर इन दोनों ही इंपॉर्टेंट रिलीजन या फिर इन दोनों ही इंपॉर्टेंट बिलीफ्स के बारे में हमें किन सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलता है। सो हिस्टोरियंस बेसिकली ये जो हमारा एक्साइटिंग वर्ल्ड है, यानी कि ये जो हमारा एक्साइटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, एंड इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी आइडियाज़ एंड जितने भी बिलीव्स का डेवलपमेंट हुआ था सो इन सारी ही चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, इन सारी ही चीज़ों को दोबारा से समझने के लिए हिस्टोरियंस काफ़ी सारे सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग पहले सोर्स की बात करें सो पहला इंपॉर्टेंट सोर्स है टेक्सुअल सोर्स, यानी कि जो भी रिटन टेक्स्ट है हमारे पास सो उसके थ्रू भी हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अर्ली आइडियाज एंड बिलीव्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। सो टेक्सुअल सोर्स किन किन सोर्सेज को इंक्लूड करता है? सो टेक्सुअल सोर्स इंक्लूड करता है बुद्धिस्ट, जैना एंड ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, यानी कि बुद्धिस्ट पीपल द्वारा जो भी टेक्स्ट को लिखा गया था, जैना पीपल द्वारा जो भी टेक्स्ट लिखा गया था, एंड ब्राह्मण्स द्वारा जो भी टेक्स्ट लिखा गया था। सो इन सारे टेक्सुअल सोर्सेज से हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है हमारे अर्ली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आइडियाज़ एंड बिलीव्स के बारे में। एंड अगर हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट सोर्स की बात करें सो वो है मैटेरियल रिमेन्स। दैट मीन्स कि उस टाइम पीरियड में जितने भी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे, जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, एंड उस टाइम पीरियड में जितने भी इंस्क्रिप्शन को इनग्रेव किया गया था सो मॉन्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शन से भी हमें उस टाइम पीरियड के आइडियाज़ एंड बिलीव्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। सो इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है बुद्धिस्ट, जैना एंड ब्राह्मणिकल टेक्स्ट एज वेल एज मॉन्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शन। सो जब भी बात हम लोग इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स की करते हैं एंड स्पेशली उन सारे मॉन्यूमेंट्स की करते हैं जो कि बुद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड होता है सो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सांची में लोकेटेड एक स्तूपा का। सो हिंदी में इसको स्तूप कहा जाता है एंड इंग्लिश में इसको स्तूपा कहा जाता है। सो आखिर स्तूपा का मतलब क्या होता है? सो स्तूपा एक डोम शेप के श्राइन को कहा जाता है जो कि बुद्धिस्ट पीपल द्वारा स्थापित किया गया था। सो उस टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्ट किया गया जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट जो कि बुद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड है एंड जो कि आज के टाइम पीरियड में भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व है सो वो बेसिकली सांची में लोकेटेड स्तूपा को ही कहा गया है। एंड इवन इस चैप्टर का भी जो मेन फोकस है वो यही स्तूपा है। ये जो मॉन्यूमेंट है, ये जो स्ट्रक्चर है जो कि बुद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड है सो इस स्ट्रक्चर के ऊपर ही खासकर इस चैप्टर में फोकस किया गया है। सो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इस चैप्टर का जो नाम है वो है थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग। सो थिंकर में हम लोग लॉर्ड महावीरा एंड गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, बिलीफ में हम लोग जैनिज्म एंड बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, एंड बिल्डिंग में हम लोग खासकर इस स्तूपा के बारे में ही पढ़ेंगे। सो सांची प्रेजेंट डे भोपाल के स्टेट में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि सांची कहाँ पे है प्रेजेंट डे में, सो सांची बेसिकली भोपाल के स्टेट में है एंड सांची एक बहुत ही स्मॉल विलेज है एंड सांची में ही इस स्तूपा को डिस्कवर किया गया था। सो नाउ अब हम लोग सांची में लोकेटेड इस स्तूपा की इमेज को देखते हैं जिसके ऊपर इस चैप्टर में खासकर फोकस किया गया है। सो दिस इज द इमेज ऑफ द बुद्धिस्ट स्तूपा एट सांची जो कि प्रेजेंट डे भोपाल स्टेट में लोकेटेड है। सो इस इमेज के थ्रू ही आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आज के टाइम पीरियड में भी कितनी अच्छी तरीके से प्रिजर्व है। सो इस स्ट्रक्चर का आप ये ऊपर का जो हिस्सा देख रहे हैं सो इसी को डोम शेप कहा जाता है। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक डोम शेप का स्ट्रक्चर है जो कि बुद्धिस्ट पीपल द्वारा स्थापित किया गया था। साथ ही साथ इस स्ट्रक्चर में आप ये बड़े बड़े गेट्स को भी देख सकते हैं। सो ऐसा एक गेट नहीं बल्कि और भी 3 गेट है। सो इस स्तूपा के चारों ही साइड आपको 4 गेट देखने को मिलेंगे एंड इन चारों ही गेट में से जो ईस्टर्न गेट है यानी कि ईस्टर्न साइड में जो गेट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व है। उस ईस्टर्न गेट से हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। सो चैप्टर में हम लोग इस स्तूपा को बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। इस स्तूपा के हर एक पार्ट को स्टडी करेंगे, हर एक पार्ट को क्या कहा जाता है, हर एक पार्ट से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। सो चैप्टर में हम लोग इस स्तूपा को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। सो इस चैप्टर में इसी स्ट्रक्चर के ऊपर खासकर फोकस किया गया है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है। सो नाउ अब हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिस टॉपिक का नाम है अ ग्लिम्स ऑफ सांची। सो इस टॉपिक में हम लोग ये जो साइट है सांची जहाँ पे उस स्तूपा को कंस्ट्रक्ट किया गया था, जहाँ पे वो स्तूपा लोकेटेड है, सो उसी साइट के बारे में पढ़ने वाले हैं।
सो 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडिया में जितने भी यूरोपियंस थे वे लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इन द स्तूपा एट सांची। सो सांची में जिस बुद्धिस्ट स्तूपा को डिस्कवर किया गया था, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, सो इसके ऊपर यूरोपियंस का हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि बेसिकली जितने भी यूरोपियंस थे वे लोग इस स्तूपा को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करना चाह रहे थे, बहुत ही अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे थे, ताकि इस बुद्धिस्ट स्तूपा से हमें बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। सो उस टाइम पीरियड के दौरान, यानी कि 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान भोपाल की जो रूलर थी, भोपाल की जो नवाब थी, जिनका नाम था शाहजहां बेगम। सो इनफैक्ट कुछ ऐसे फ्रेंच पीपल थे जो कि शाहजहां बेगम से परमिशन ले रहे थे ताकि वे लोग उस स्तूपा का जो ईस्टर्न गेट है उसको अपने साथ अपने कंट्री यानी कि फ्रांस में ले जा सके, ताकि वे लोग उस ईस्टर्न गेटवे को फ्रांस के एक म्यूजियम में डिस्प्ले कर सके। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ईस्टर्न गेटवे था इस स्तूपा का, ये बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व था। सो उस टाइम पीरियड में कुछ ऐसे फ्रेंच पीपल थे जो कि शाहजहां बेगम से परमिशन मांग रहे थे ताकि वे लोग इस स्तूपा के ईस्टर्न गेटवे को अपने कंट्री में लेके जा सके। एंड फ्रेंच पीपल को देखकर कुछ ऐसे इंग्लिशमैन भी थे जो कि यही सेम काम को करना चाह रहे थे, यानी कि ये लोग भी शाहजहां बेगम से परमिशन मांगते हैं कि क्या हम लोग इस स्तूपा के इम्पोर्टेंट पार्ट्स को अपने साथ अपने कंट्री में लेके जा सकते हैं, ताकि हम लोग अपने कंट्री के म्यूजियम में इन सारे पार्ट्स को डिस्प्ले करवाए, यानी कि इन सारे पार्ट्स को शो करवाए। बट फॉर्चुनेटली जितने भी फ्रेंच एंड जो इंग्लिश पीपल थे वे लोग सेटिस्फाई हो गए विद द केयरफुली प्रिपेयर्ड प्लास्टर कास्ट कॉपीज, यानी कि फ्रेंच एंड जो इंग्लिश पीपल थे वे लोग इस स्तूपा के जिन भी पार्ट्स को अपने साथ अपने कंट्री में लेके जाना चाहते थे, सो शाहजहां बेगम ने बहुत ही केयरफुली उन सारे पार्ट्स का एक प्लास्टर कास्ट कॉपी बनवाया, यानी कि एक 3D कॉपी बनवाया। एंड उन सारे पार्ट्स का जो प्लास्टर कॉपी था वो इन सारे लोगों को दे दिया, एंड ये लोग कहीं ना कहीं उसी से सेटिस्फाई हो गए। एंड जो ओरिजिनल पार्ट्स है वो आज के टाइम पीरियड में भी भोपाल के ही स्टेट में है, सांची के ही साइट में है। सो किसी भी पुराने स्ट्रक्चर का जो इम्पोर्टेंस होता है वो तब तक ही रहता है जब तक वो जो पुराना स्ट्रक्चर है वो उसी जगह पे है जहाँ पे उस स्ट्रक्चर को बनाया गया था। सो अगर फ्रेंच एंड जो इंग्लिश पीपल थे वे लोग सांची स्तूपा के अलग अलग पार्ट्स को अपने साथ अपने कंट्री में लेके चले जाते, देन हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो हिस्ट्री है, जो कल्चरल डेवलपमेंट्स है, बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता ना। नेक्स्ट हमें भोपाल के रूलर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रखा है, यानी कि भोपाल की जो रूलर थी उनका क्या रोल था, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्तूपा एट सांची। सो अगर हम लोग पहले पॉइंट की बात करें, सो भोपाल की जो रूलर थी जिनका नाम था शाहजहां बेगम, एंड इवन उनकी जो सक्सेसर थी जिनका नाम था सुल्तान जहां बेगम, सो दोनों ही रूलर ने बहुत ज़्यादा मनी प्रोवाइड किया था, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड किया था उस एंशियंट साइट के प्रिजर्वेशन के लिए। नाउ अगर हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करें, सो दोनों ही रूलर ने इवन बहुत ज़्यादा फंड प्रोवाइड किया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ म्यूजियम एंड गेस्ट हाउस। सो सांची में म्यूजियम को बिल्ड करने के लिए, गेस्ट हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा फंड प्रोवाइड किया था, बहुत ज़्यादा मनी प्रोवाइड किया था। सो उन्होंने सांची में गेस्ट हाउस को इसीलिए बनवाया था ताकि जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट है जो कि सांची के स्तूपा में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, सो वे लोग इस गेस्ट हाउस में रह सके और वहाँ पे अपने वॉल्यूम्स को लिख सके, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल रहा था, सो उन सारे इंफॉर्मेशन को वो लोग अपने वॉल्यूम्स के रूप में लिख सके, अपने बुक के फॉर्म में लिख सके। साथ ही साथ इन दोनों ही रूलर्स ने बहुत ज़्यादा फंड प्रोवाइड किया था फॉर द पब्लिकेशन ऑफ दिस वॉल्यूम्स, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन को अपने वॉल्यूम्स में लिखा था, अपने बुक के फॉर्म में लिखा था, सो उन सारे वॉल्यूम्स को पब्लिश करने के लिए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा फंड प्रोवाइड किया था, बहुत ज़्यादा मनी प्रोवाइड किया था। सो आज के टाइम पीरियड में भी सांची में ये जो स्तूपा है ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, आज के टाइम पीरियड में भी ये सर्वाइव कर रहा है। सो इसका जो क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं इन दोनों ही रूलर के वाइज डिसीजन के ऊपर जाता है। सो इन दोनों ही रूलर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया था, फाइनेंशियली भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, और साथ ही साथ इन्होंने इस चीज़ को भी सिक्योर किया कि कोई भी फ्रेंच पीपल या फिर कोई भी जो इंग्लिश पीपल है वे लोग सांची स्तूपा में जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको अपने कंट्री में लेके ना जा सके। सो इसमें इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से आज के टाइम पीरियड में भी स्तूपा बहुत ही अच्छी कंडीशन में है।
एंड इस वाइज डिसीजन के साथ साथ कहीं ना कहीं ये हमारा एक गुड लक भी था, ये हमारा एक अच्छा किस्मत भी था कि उस टाइम पीरियड के जो रेलवे कंट्रैक्टर्स थे या फिर जो बिल्डर्स थे, उन लोगों का जो नज़र है वो सांची के स्तूपा के ऊपर नहीं पड़ा। क्योंकि अगर इन लोगों का नज़र उस स्तूपा के ऊपर पड़ा होता या फिर सांची ये जो एंशियंट साइट है इसके ऊपर पड़ा होता तो उन्होंने उस जगह पे रेलवेज को कंस्ट्रक्ट किया होता या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग बनाया होता। सो ये कहीं ना कहीं हमारा एक गुड लक है कि इन लोगों का जो नज़र है वो उस एरिया के ऊपर नहीं पड़ा। एंड इसके अलावा जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि ऐसे बहुत सारे यूरोपियन पीपल थे जो कि इस स्तूपा के अलग अलग इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अपने साथ अपने कंट्री में लेके जाना चाहते थे ताकि वे लोग अपने कंट्री के म्यूजियम्स में इन सारे पार्ट्स को डिस्प्लेस करवा सके। सो लकीली या फिर फॉर्चुनेटली ये सारे जो यूरोपियन पीपल थे वे लोग भी सेटिस्फाई हो गए विद द प्लास्टर कास्ट कॉपीज ऑफ दिस पार्ट। सो इसी वजह से आज के टाइम पीरियड में भी ये जो स्तूपा है ये एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में है एंड आज के टाइम पीरियड में भी बहुत ही अच्छी तरीके से सरवाइव कर रहा है। सो सांची की डिस्कवरी के बाद यानी कि सांची में वो जो इम्पोर्टेंट स्तूपा है उसके डिस्कवरी के बाद जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर हुआ करता था। सो सांची में उस स्तूपा की डिस्कवरी के बाद हिस्टोरियंस का जो अंडरस्टैंडिंग था अबाउट द अर्ली बुद्धिज्म सो वही कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो गया। सो इस स्तूपा की डिस्कवरी के बाद हमें बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में और भी कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता लगता है, कई सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगता है। सो हिस्टोरियंस का जो एक अंडरस्टैंडिंग था, जो एक व्यू था अर्ली बुद्धिज्म के ऊपर, सो वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो गया, कहीं ना कहीं चेंज हो गया। सो आज के टाइम पीरियड में भी सांची में ये जो स्तूपा है ये एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, बहुत ही अच्छी तरीके से सरवाइव कर रहा है। सो इसका जो श्रेय है वो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर ही जाता है। सो ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं सो उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस स्तूपा के प्रिजर्वेशन में, इस स्तूपा के रीस्टोरेशन में। सो फर्स्ट टॉपिक में हमने सांची में लोकेटेड स्तूपा के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन को जाना। सो इन सारे इंफॉर्मेशन को जानने के साथ साथ हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन भी अराइज हुए होंगे, जैसे कि ये जो मॉन्यूमेंट है आखिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। साथ ही साथ ये जो मॉन्यूमेंट है आखिर ये किनके द्वारा बनाया गया था, किनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था एंड किस टाइम पीरियड के दौरान इस मॉन्यूमेंट को डिस्कवर किया गया था। सो ये सारे ही क्वेश्चन हम लोगों के माइंड में अराइज हुए होंगे। सो ये सारे ही क्वेश्चन का आंसर हिस्टोरियंस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास जितने भी सोर्सेस है, चाहे हम लोग टेक्स्ट की बात करें, स्कल्पचर की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें या फिर इंस्क्रिप्शन की बात करें, सो बुद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड हिस्टोरियंस के पास जितने भी सोर्सेस है, जितने भी टेक्स्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर या फिर इंस्क्रिप्शन है, सो इन सारे सोर्सेस को एक साथ कंबाइन करके यानी कि इन सारे सोर्सेस को एक साथ स्टडी करके हिस्टोरियंस इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। सो चैप्टर को एंड तक पढ़ते पढ़ते हमें इन सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही रहने देते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। सो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल वे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए देन प्लीज कमेंट मी डाउन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट ताकि उन लोगों को भी फोर्थ चैप्टर समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। एंड साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड या फिर थर्ड का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है देन आप मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियोस के थ्रू तीनों ही चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैंने हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, बहुत ही डिटेल वे में एक्सप्लेन किया है। सो अगर आपको मेरा डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है देन प्लीज चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 12 हिस्ट्री का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं। सो नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय and stay tuned with my channel and thanks for watching my video.